वेलकम टू डी अकेडमी। तो अज आप एक नवा चैप्टर पार्लीमेंट इस बारे गल करांगे। इस तो पहला जो है आप अपने सिविक्स पोर्शन दे विच जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अते जो यूनियन टैरेटरीज, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़ इन्हां बारे डिस्कस कर चुके हैं। तो अज अपना एक नवा टॉपिक है दैट इज़ अ पार्लीमेंट। तो इस बारे जो कि है अज आप अपने इस लैक्चर दे विच गल करांगे। तो अगर पार्लीमेंट की गल करिए, पार्लीमेंट सब तो पहले की है जो अपनी यूनियन गवर्नमेंट है उसका जो लैजिस्लेटिव ऑर्गन है वो की है अपना जो है पार्लीमेंट। तब अगर अपनी गवर्नमेंट है आपको पता ही कि अपनी गवर्नमेंट दे जो कि ने मेन तीन जो होंगे ने तीन पार्ट्स ने लैजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव अते जो है जुडिशरी। तो वो एक पार्ट है लैजिस्लेटिव ऑर्गन। तो यूनियन गवर्नमेंट का जोड़ा एक लैजिस्लेटिव पार्लियामेंट जो है दैट इज़ द पार्लीमेंट। अज ये बारे आप गल करांगे। अगर पार्लीमेंट बारे गल करिए तो इनू टैंपल ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। टैंपल ऑफ डेमोक्रेसी, वी नो दैट जो अपने इंडिया की एक डेमोक्रेटिक स्टेट है तो इनू टैंपल ऑफ डेमोक्रेसी बोलिया जाता है। अते इस दे बारे अगर अपने कॉन्स्टिट्यूशन दे विच गल करिए तो कॉन्स्टिट्यूशन दे विच पार्ट 5 आर्टिकल 79 तो लैके 122 दे विच की है पार्लीमेंट बारे गल की गई है। तो ये की है पार्लीमेंट बारे गल की गई है कि इस ऑर्गेनाइजेशन बारे, ये कंपोजिशनस बारे, ड्यूरेशन की होएगा, ऑफिसर्स, प्रोसीजर, प्रिविलेजेस, पावर्स। तो ये सारी चीज़ा जो पार्लीमेंट की जो इन्होंने चीज़ों बारे की है इन्होंने सारे आर्टिकल्स के विच गल की गई है। तो एक पार्लीमेंट अगर अपन पता ही है कि जो अपनी पार्लीमेंट है अपने इंडियन पार्लीमेंट के मेन की ने 3 पोर्शनस ने। ये अगर गल करिए पार्ट्स बारे पार्लीमेंट के तो मेन ये 3 पोर्शन हैं, लोक सभा, प्रेजिडेंट एंड राज्य सभा। तो ये अपने जो कि ने 3 मेन ऑर्गनस ने अपने पार्लीमेंट के 3 पार्ट्स ने। अगर इन्हों बारे जो कि इस बारे जो है आर्टिकल 79 के विच गल की गई है। इसके बाद की है जो पार्लीमेंट का जो ये पोर्शन है ये जो है प्रेजिडेंट, ये की हुंदा है किसी भी जो मीटिंग्स होंदियां ने लोक सभा दी या राज्य सभा दी जो होंदियां तो उन्हां विच जो प्रेजिडेंट है वो की हुंदे किसी भी मीटिंग का जो कि है पार्ट नहीं हुंदा। जो भी मीटिंग्स वगैरह हैल्ड होंदियां ने तो उहदे विच की है प्रेजिडेंट किसी भी मीटिंग दे विच की करदा है, पार्टिसिपेट नहीं करता। इससे बाद इससे जो रिप्रजेंटेटिव्स होंदे ने, अगर लोक सभा की आप गल करिए, लोक सभा के जो मैंबर्स ने टोटल 552 इसलिए अगर टोटल स्ट्रेंथ की गल करिए तो लोक सभा के जो टोटल रिप्रजेंटेटिव्स होंदे ने जो कि इलैक्टेड रिप्रजेंटेटिव्स होंदे ने अपनी स्टेट्स के द्वारा इलैक्ट किए जाते हैं। स्टेट कह लो स्टेट इलैक्टेड जो रिप्रजेंटेटिव्स होंदे ने अगर उन्होंने टोटल स्ट्रेंथ की गल करिए तो लोक सभा के टोटल 552 जो ने रिप्रजेंटेटिव्स आ सकते हैं। बट इन प्रेजेंट जो ने ये 545 जो मैंबर्स ये लोक सभा के मौजूद ने। अगर ये गल करिए ये सारे जो कि होंगे ये 2 जो मैंबर्स होंगे वो नॉमीनेटेड होंगे, 2 मैंबर्स नॉमीनेटेड होंगे अते जो बाकी दे जो मैंबर्स ने वो की होंगे रिप्रजेंटेटिव होंगे किधरों जो इलैक्टेड रिप्रजेंटेटिव्स होंगे जो स्टेट्स अते यूनियन टैरेटरीज द्वारा जो कि होंगे नुमाइंदे चुने जाते हैं वो होंगे ने वो की होंगे ने इस लोक सभा के की होंगे ने मैंबर्स होंगे ने। तो इसके बाद अगर गल करिए राज्य सभा तो राज्य सभा की अगर टोटल स्ट्रेंथ की गल करिए तो टोटल स्ट्रेंथ यदि 250 इन्नी होंगी है। तो जिहदे 245 इस वक्त हैं 245 के की होंगे ने ये 12 नॉमीनेटेड परसनस होंगे ने, 12 परसन ये नॉमीनेट किए जाते हैं। तो ये नॉमीनेशनस किहदे द्वारा होंगे ने, ये नॉमीनेट होंगे ने जो अपने नॉमीनेटेड होंगे ने प्रेजिडेंट द्वारा। तो इन्हों प्रेजिडेंट द्वारा नॉमीनेट किया जाता है। किस बेस से नॉमीनेट किया जाता है तो वो कि इन्हों को कोई स्पैशल स्किल्स होंदियां ने, स्पैशल एक्सपीरियंस कह लो स्पोर्ट्स का, आर्ट्स का, तो कुछ इस तरीके दियां जानी कि उन्होंने कुछ जो कह लो होंगे ने। बट ये होंगे ने
ਉਹ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 2 ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ, ਇਹ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਹੈ ਕਾफ़ी ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰੂਲ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਦੋਂ ਹੈਲਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇੰਡੀਅਨ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਮੇਜੋਰਿਟੀ ਔਨ ਦਾ ਮੇਜੋਰਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ नहीं है। ਤਾਂ किसी की उस वक्त किसी कह लो जो कुछ अपने कह लो जो किसी इंडियंस ने जो है ब्रिटिश अंग्रेज़ ने जो कि इंडियन नाल मैरिज करवा ली ਜਾਂ इंडियन ने ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ 2 ਮੈਂਬਰਸ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ 12 ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਬੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬੇਸਡ। यानी कि अगर कोई स्टेट है लाइक यूपी है तो यूपी की एक यही जी स्टेट है जिहदे ज़्यादा पॉपूलेटेड स्टेट है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो लोक सभा की जो है कह लो जो मैंबर ने 31 है। इस तरीके के नाल त्रिपुरा जो की है अपने छोटी स्टेट है घट पॉपूलेटेड स्टेट है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 रिप्रजेंटेटिव हो गया। तो इस तरीके के नाल की ਹੁੰਦੇ जो ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ मैंबर्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ बेस्ड ਹੁੰਦੇ पॉपूलेशन बेस्ड जिस ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कि ज़्यादा की होंगे मैंबर्स होंगे जिस कह लो स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ज़्यादा पॉपूलेशन होएगी उस रिप्रजेंटेटिव्स की होंगे ज़्यादा होंगे। तो ये गल है। इस दे बाद ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ जो मैंबर्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ जो ਹੁੰਦੇ ਨੇ अपने रिप्रजेंटेटिव्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕੱਲੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ डिफाइन करते हैं। सब तो पहले आप गल करते हैं लोक सभा। लोक सभा के आप मैंबर्स बारे गल कर चुके हैं कि किन्ने मैंबर्स होंगे ने। तो इसी अगर आप गल करिए अगे लोक सभा के टोटल 552 मैक्सीमम ये की हो सकते हैं मैंबर्स होंगे ने। 2 एंगलो इंडियंस होंगे ने तो 530 जोड़े हो गए अपने रिप्रजेंटेटिव्स होंगे ने जो स्टेट्स द्वारा होंगे ने। 20 जो होंगे ने वो यूनियन टैरेटरीज द्वारा की किए जाते हैं उन्होंने रिप्रजेंटेटिव्स होंगे ने। तो ये गल हो चुकी है। इसके बाद जो कि ने इसके टैन्यूर की गल करिए तो इसका जो नॉर्मल टर्म जो है 5 ईयर होंगे क्योंकि लोक सभा के जो रिप्रजेंटेटिव्स होंगे इलैक्टेड होंगे तो जिस तरीके के नाल अपनी गवर्नमेंट की होंगी 5 साल के लिए फॉर्म होंगी है तो उस तरीके के नाल लोक सभा भी ही मैंबर्स होंगे ने। तो इसका भी जो टैन्यूर होंगे 5 ईयर तक का होंगे। तो इसके बाद की होंगे ने क्योंकि ये इलैक्टेड परसनस ही होंगे ने। तो इसके बाद की होंगी ये जो लोक सभा होंगी है अगर इनू डिजोल्व करना हो तो प्रेजिडेंट द्वारा की जाती है ये डिजोल्व की जा सकती है। यानी कि प्रेजिडेंट द्वारा की किया जा सकता है इसनू डिजोल्व किया जा सकता है। ये डिजोल्व भी यानी कि टाइम तो पहला डिजोल्व भी हो सकती है। उसके बाद की है यानी कि कोई एमरजेंसी लगे जो कुछ इस तरीके का जो है माहौल बना तो उस तरीके के नाल कि इसका जो टैन्यूर है वो एक्सटेंड भी हो सकता है। तो ये भी जो है ये लोक सभा बारे। इसके बाद जो आप गल करिए राज सभा तो राज सभा बारे भी आप जो गल कर चुके हैं। राज सभा के अपने मैंबर्स बारे आप गल की कि टोटल मैक्सीमम किन्ने हो सकते हैं इन प्रेजेंट किन्ने ने। तो ये बारे है ये आप सीगे जो टोटल 250 जो होंगे मैक्सीमम स्ट्रेंथ जो कि 250 हो सकती है।
ਤੇ जो कि इन ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 245 ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ 12 ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 245 ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਇਲੈਕਟਡ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਲੈਕਟਡ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਜੋ SC ST ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੀਟ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਨਹੀਂ ਨੇ SC ST ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਟਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੋਰਮਲੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਨਿਊਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 6 ਈਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਹਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਵਰੀ 2 ਈਅਰਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 1/3 ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 1/3 ਜੋ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਹਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ 1/3 ਜੋ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਅਗਲੇ ਜੋ ਨਵੇਂ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਸੀਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1/3 ਆਫ ਦਾ ਜੋ ਸੀਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਅਗਰ ਜੇ ਫਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਪਹਿਲੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 1/3 ਜੋ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1/3 ਜੋ ਕਿ ਸੀ ਲੋਟਰੀਜ਼ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ 1/3 ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕਹਿ ਲਓ 60 ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਪਰਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ 20 ਪਰਚੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿਸਟਮ ਐਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸੀ ਜੋ ਕੰਟੀਨਿਊਸੀ ਬਣੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ 1/3 ਜੋ ਨੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। यानी कि एक पार्लीमेंट का मैंबर बनने लिए ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਕੋਈ ਫੋਰਨਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਟ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਟ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। इंडियन सिटीजन। इसके बाद है ही मस्ट मेक टू द सब्सक्राइब बिफोर द पर्सन अथॉरिटी बाय द इलेक्शन कमीशन एंड ओथ द अफर्मेशन 3rd शेड्यूल एंड मस्ट नॉट बी लेस दैन 30 ईयर्स एज इन केस ऑफ राज्य सभा। यानी कि पहली गल कि क्वालिफिकेशन दे विच ओहदे कोल एक सिंगल अथॉरिटी होनी चाहिए, कोई होर अथॉरिटी दे विच यानी कि वो काम नहीं करता होना चाहिए। दूसरी की गल की गई है जो लोक सभा है, लोक सभा दे विच अगर गल करिए मैंबर की जो एज लिमिट की गल करिए तो वो 25 साल तक की जो होनी चाहिए, 25 साल तो कह लो इस तो छोटा नहीं होना चाहिए, तो 25 साल की एज है। ये है लोक सभा के लिए, लोक सभा का मैंबर बनने लिए थोड़ी 25 साल की एज होनी चाहिए। इस तो बाद है जो राज सभा का इस दे लिए होनी चाहिए 30 ईयर। तो ये एज लिमिट्स ने। इसके बाद की है ही मस्ट पोजेस अदर क्वालिफिकेशन एज अ जो पार्लीमेंट द्वारा क्वालिफिकेशनस डिक्लेयर की गई ने वो भी की होनी चाहिए ने उहदियां, यानी कि क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके बाद अगर गल करिए डिसक्वालीफिकेशन जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन बारे जो आर्टिकल 84 ये बारे जो की करता गल करता है
तो आर्टिकल 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ जो ਮੈਂਬਰਸ है ਉਹਦੀ ਕੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ यानी कि ਉਹਦੀ किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ जो ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਸਟਰਕਚਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। डिसकुआलीफिकेशन ऑफ मैंबर ऑफ अ पार्लीमेंट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ है कि इफ ही शी होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਫਿਸ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਤਾਂ यूनियन ऑफ स्टेट्स या गवर्नमेंट के अंदर एक तो ज़्यादा तो उन्होंने की डिसकुआलीफाई किया जा सकता है। इसके बाद अनसाउंडड माइंड यानी कि अगर डिक्लेयर हो जाता है एज अ अनसाउंडड माइंड बाय पार्लीमेंट तो उन्होंने भी की है जो कोर्ट द्वारा अनसाउंडड माइंड कोई परसन कोर्ट द्वारा अनसाउंडड माइंड डिक्लेयर हो जाए तो उन्होंने भी की किया जाता है मैंबर पार्लीमेंट मैंबर्स के विचों की किया जाता उन्होंने डिसकुआलीफाई कर दिता जाता है। इससे बाद है इफ ही शी इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया तो ये गल अपने क्वालिफिकेशन के भी की सी कि वो मस्ट इंडियन सिटीजन होना चाहिए कि अगर कि वो सिटीजन नहीं है इंडिया का तो भी की उन्होंने डिसकुआलीफाई कर दिता जाएगा। तो ये है। इसके बाद अगर गल करिए तो वैकेंट सीट्स की पार्लीमेंट में कुछ सीट्स किमें यानी कि वो रद्द हो सकती है अगर किसी परसन को डबल मैंबरशिप हो यानी कि वो एक सीट की है लोक सभा के भी हो राज्य सभा के भी हो तो उन्होंने की है 10 दिनों के अंदर अंदर की है अपनी एक सीट नू की करना चाहिए पेगा छड्डना पेगा उसकी चॉइस होगी कि किसनों छड्डना पेगा। तो एक सिचुएशन कदों क्रिएट होंगी है जो वो डबल मैंबरशिप हो ताकि उसनू एक सीट नू की है छड्डना पवेगा। हुण मान लो अगर किसी परसन को लोक सभा की कोई परसन है वो को 2 सीट्स ने एक वो मान लो MP दे विच है या एक बनारस के विच है तो उन्होंने की इन्होंने 2 सीट्स के विचों कि एक सीट नू की करना पेगा चूज़ करना पेगा तो विद इन टाइम जो नहीं करता तो ये सीट्स नू की कर दिता जाएगा रद्द कर दिता जाऊगा। तो इस तरीके के भी जो कि ने कुछ रूल्स ने सीट्स द्वारा। इसके बाद है एबसेंट अगर कि कोई परसन जो कि है 60 दिनों तो ज़्यादा की रहिंदा है की रहिंदा है प्रेजेंट नहीं हुंदा ठीक है विदाउट परमिशन की है 60 दिन की करता है वो एबसेंट रहिंदा है तो उसकी भी जो की है जो पद है खारिज कर दिता जाता है। तो ये चीज़ां हैं। इसके बाद अगर गल करिए ओथ एंड सैलरी की तो पार्लीमेंट के जो मैंबर ने ओथ और सैलरी जिस बारे की आर्टिकल 99 गल करता है। अगर डिसकुआलीफिकेशन की गल करिए तो ये जो सब है आर्टिकल 102 दे विच दर्ज है कि डिसकुआलीफिकेशन उसकी जो है पार्लीमेंट मैंबर ऑफ पार्लीमेंट की डिसकुआलीफिकेशन की क्राइटेरिया होएगा तो ये सारा 102 आर्टिकल दे विच दर्ज है। इसके बाद गल करिए ओथ एंड सैलरी की तो पार्लीमेंट के जो मैंबर है उसकी जो ओथ है ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ जो कह लो प्रेजिडेंट द्वारा जो उसनू की होंगे मैंबर डिक्लेयर करने मैंबर बनाने लिए उसनू की एक ओथ दवाई जाती है तो ओथ के लिए की होंगे प्रेजिडेंट द्वारा एक प्रेजिडेंट होंगे तो उस द्वारा की होंगे कुछ चूजन पीपल होंगे ने तो उन्होंने सामने की होंगी है उस मैंबर की ओथ दवाई जाती है कि जो कि ओथ दे विच की वो अपने यानी कि वो प्रभु सत्ता का या कह लो इंटीग्रिटी का तो इस चीज़ों का की ध्यान में रखते हुए कि ये काम करेगा पार्लीमेंट के इस तरीके की जो कि है उन्होंने ओथ्स दवाइया जांदियां ने। इसके बाद सैलरी की अगर गल करिए तो सैलरी जी होएगी तो पार्लीमेंट द्वारा डिक्लेयर होंगी है जो दी सैलरी होएगी तो वो किहदे बारे डिक्लेयर होएगी वो पार्लीमेंट द्वारा डिक्लेयर की जाती है। तो ये चीज़ों की है ध्यान में रखना है अपने। इसके बाद गल करते लोक सभा के स्पीकर बारे तो आप लोक सभा बारे पहले जान चुके हैं हुण लोक सभा की की गल करांगे आप स्पीकर बारे। स्पीकर ऑफ लोक सभा स्पीकर ऑफ लोक सभा तो ये जो होंगे स्पीकर
ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਥਰੂ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਸਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਪੀਕਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜੋ ਡੇਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਇਹ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਹੋਗੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੀ ਡੇਟ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ही एंड शी इस जेकर मान लो इसने की करना है, स्पीकर ने की करना है अपनी सीट के उत्तों की करना है, रिजाइन देना है उसने, तो उन्होंने अपना जो रिजाइनिंग लैटर है तो वो अपना जो रिजाइनिंग लैटर है वो किनू दे के जाएगा, वो डिप्टी स्पीकर नू दे के जाएगा। एक स्पीकर होंगे, एक होंगे डिप्टी स्पीकर, तो वो बारे भी गल करांगे। तो मान लो उन्हें कि अपना पद छड्डना है तो स्पीकर द्वारा जो रिटन के रिजाइनिंग लैटर जो उन्होंने दिता जाएगा तो वो रिटन के किनू सबमिट करवाएगा, वो प्रेजिडेंट नू नहीं कराएगा, वो डिप्टी जो की कराएगा डिप्टी स्पीकर नू करेगा। ये किमें हो सकता है, इनू डिसोल्व भी किमें किया जा सकता है या डिसकुआलीफाई किमें किया जा सकता है। हुण मान लो मैंबरस द्वारा भी होंदा है कि लोक सभा दे विच अगर मैंबरस ने अगर इन्हां दे खिलाफ ने या स्पीकर के खिलाफ है तो वो की हुंदा है, उन्हां द्वारा भी की हुंदे है एक तरीके दे नाल इलैक्शन नहीं कह लो, अगर मेजोरिटी ऑफ भी हो जाए लोग ये अगेंस्ट मिल जाए स्पीकर दे तो उसनू की उसके जो पद है वो तो की कर दिता जाता है, खारिज कर दिता जाता है, हटा दिता जाता है। बट जे मेजोरिटी नहीं मिलती तो उसनू नहीं भी हटाया जाता, तो उसनू हटाने तो की टोटल जो कि 14 दिन पहला की देना पैंदा, उन्होंने दसना पैंदा, उसनू रिमूव करन तो जो है 14 दिन पहला कि स्पीकर नू आगाह करना पैंदा। तो ये सी स्पीकर बारे। इस दे बाद गल करते हैं कि जे इसके रोल की है, पावर की है, तो स्पीकर के रोल पावर और फंक्शनस बारे गल करिए तो ये की है, ही इज़ अ प्रिंसीपल स्पोक्समैन ऑफ द हाउस एंड हिज डिसीजन इन ऑल पार्लियामेंट मैटर इज़ फाइनल। तो ये की है जो स्पीकर है वो की है प्रिंसीपल स्पोकमैन पार्लीमेंट के प्रिंसीपल यानी कि स्पोकमैन है जिसका जो डिसीजन होएगा कि होगा फाइनली डिसीजन होएगा। इसके बाद यानी कि अगर कोई मीटिंग हेल्ड करनी है, कोई प्राइवेट मीटिंग हेल्ड करनी है या कोई सीक्रेट मीटिंग हेल्ड करनी है वो भी किहदे द्वारा की जाएगी, स्पीकर द्वारा की जाती है। तो जिस तरीके से ना हुण कोई मीटिंग अगर चल रही है तो उसनू मीटिंग नू हेल्ड किवें करना है, उसनू यानी कि सारी अगर गल करिए तो उन्होंने मेनटेन किमें करना है, इनू सारा जो प्रोसैस होंदा है वो सारा किहदे द्वारा किया जाता है, स्पीकर के द्वारा किया जाता है। तो ये अगे की होंदा है, हुण मान लो अगर कोई जो है अगर ये की होंदा वैसे तो इनू कोई होंदा वोट, यदा कोई वोट का इनू वोट नहीं मतलब कि वोट नहीं करता होंदा, बट इन केस अगर केस की हो जाए टाई अप हो रहा है तो उत्थे की होंदा इसकी जो वोट की होंदी है वोट की नीड पैंदी है। वैसे की होंदा इनू जो कास्टिंग दी जो है एक्सरसाइज ऑफ कास्टिंग वोट, यानी कि जिथे की है टाई हो रहा है कोई केस के विच ताकि उत्थे दी अगर वोट का की किया जाता है इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद की है अगर किस यानी कि मान लो कोई मीटिंग हेल्ड की गई है तो वो मीटिंग के विच की है 1/10 1/10 मैंबरस अगर नहीं प्रेजेंट है मीटिंग तो स्पीकर द्वारा की जाती है उस मीटिंग नू की किया जाता है, खारिज कर दिता जाता है, उस मीटिंग नू की किया जाता है यानी कि वो मीटिंग नहीं हेल्ड होंदी तो उस मीटिंग नू सस्पेंड कर दिता जाता है। तो ये कुछ पावर्स ने स्पीकर दे या कम। इसके बाद कि अगर कोई जॉइंट सीटिंग होंदी है, कोई दो हाउसेस ने यानी कि लोक सभा एंड राज्य सभा उन्होंने दोनों के विच एक जॉइंट सीटिंग कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है तो वो भी किहदे द्वारा की जाती है, स्पीकर द्वारा की जाती है। ही कैन अलाउ अ सीक्रेट सीटिंग ऑफ हाउस, इनू सीक्रेट सीटिंग ऑफ हाउस भी जो कि है इनू अलाउ है। इसके बाद ही सर्टिफाइज अ बिल एज मनी बिल एंड हिज डिसीजन कैन नॉट बी चेंज्ड, यानी कि ये द्वारा अगर कोई बिल है अगर मनी बिल ये द्वारा डिक्लेयर होंगे तो वो की होगा
बिल नूं की करेगा, ये सर्टिफाई करेगा। इसके बाद के जो ਇਹਦਾ डिसीजन होएगा यानी कि ਇਹਦੇ ਕੋਲ भी काफ़ी पावर्स ने, तो ये वो बिल की होएगा उन्होंने की चेंज नहीं किया जा सकता। ही अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ ऑल द पार्लीमेंट कमेटीज़ ऑफ लोक सभा। लोक सभा विच अगर पार्लीमेंट कमेटीज़ फॉर्म होंदियां ने तो वो कमेटीज़ का जो चेयरपर्सन होएगा कौन होएगा, वो कोई किहदे द्वारा डिक्लेयर किया जाएगा, वो स्पीकर द्वारा की किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा। यानी कि जो पार्लीमेंट्री जो कमेटीज़ हैल्ड होंगियां उसके जो चेयरपर्सन हैं, जो चेयरमैन होएगा वो किहदे द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, अपॉइंटेड बाय स्पीकर ऑफ लोक सभा। यानी कि लोक सभा के स्पीकर द्वारा की किया जाएगा, उन्होंने अपॉइंट किया जाएगा। द स्पीकर एक्ट एज अ, तो इस तरीके दे नाल जो स्पीकर है एक्ट एज अ एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ इंडियन पार्लीमेंट ग्रुप ऑफ इंटर पार्लीमेंट यूनियन। यानी कि एक्स ऑफिसो द्वारा यानी उस तरीके नाल की करता है, एक्ट करता है। तो ये सी अपने स्पीकर बारे, जिस बारे स्पीकर बारे आपां ने गल की। इस बाद आ जाता है डिप्टी स्पीकर। एक होंदा स्पीकर लोक सभा दे विच, एक होंदा डिप्टी स्पीकर। तो हुण डिप्टी स्पीकर बारे गल करिए। लोक सभा दे विच स्पीकर, इसके बाद आ जाता है डिप्टी स्पीकर। डिप्टी स्पीकर का की काम होंदा है, अगर मान लो स्पीकर जो लोक सभा का स्पीकर है वो किसी वजह करके यानी कि डिसक्वालीफाई हो गया या सस्पेंड हो गया या इनकेस कोई भी केस अगर कि वो नहीं प्रेजेंट है लोक सभा दे विच मीटिंग दे विच, तो उसके बाद जो कि मीटिंग नूं हैल्ड कौन करेगा, उसके बाद वो सारा काम किहदे अंडर आ जाता है, डिप्टी स्पीकर। हुण मान लो अगर स्पीकर नूं की कीता जांदा उसनूं उहदी पोस्ट तो हटा दिता गया, तो जो जिन्ना टाइम तक कि नवा स्पीकर नहीं आ रहा है तो उन्ना चिकर कि ये काम कौन सांभेगा, डिप्टी स्पीकर की करेगा, उसकी जगह पर ड्यूटी करेगा। तो ये चीज़ है। इसके बाद अगर गल करिए चेयरमैन ऑफ राज्य सभा। लोक सभा दे विच स्पीकर ते राज्य सभा दे विच चेयरमैन। लोक सभा विच जो स्पीकर है वो रिप्रजेंटेटिव्स द्वारा की होंदे ने, उहदे विच जो जिन्ने भी मैंबरस होंदे ने लोक सभा दे उन्हां द्वारा की इलैक्ट किया जाता है, चूज किया जाता है। तो ये कौन होंदा है, राज्य सभा का चेयरपर्सन कौन होंदा है, राज्य सभा का चेयरमैन होंदा है वाइस प्रेजिडेंट। चेयरमैन ऑफ राज्य सभा इज वाइस प्रेजिडेंट। वाइस प्रेजिडेंट की होंदा है राज्य सभा का चेयरमैन होंदा है। तो ये कोल की होंदी है, पावर होंदी है एज अ प्रेसिडिंग ऑफिसर द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द चेयरमैन। तो इस चेयरमैन दी जिन्ने भी पावर्स ने, जिन्ने जो भी फंक्शनस होंगे हैं वो बिल्कुल उवें दे होंदे ने जिवें लोक सभा का जो स्पीकर है उसके जो पावर्स ने, उहदे कोल की पावर्स ने, उहदे जो की फंक्शनस ने, वो किस तरह एक्ट करता है, तो वो सारे सेम वे दे नाल की चेयरमैन दे जो कि ने सारे काम होंगे हैं। यानी कि वाइस प्रेजिडेंट चेयरमैन ऑफ राज्य सभा यानी कि वाइस प्रेजिडेंट वो सारे काम करता है जो कि करता है एक लोक सभा का स्पीकर द्वारा किए जाते हैं। सारे जो काम ने उस तरीके दे नाल सेम होंगे ने। इसके बाद आ जाता है डिप्टी चेयरमैन। यानी जिस तरीके दे नाल स्पीकर का एक डिप्टी स्पीकर सी, उस तरीके चेयरमैन का की एक डिप्टी चेयरमैन। जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वो तो खुद एक की है वाइस प्रेजिडेंट है। तो जो डिप्टी चेयरमैन है, डिप्टी चेयरमैन का की होंदा है, एक ही होंदा है जो राज्यसभा के जो मैंबरस होंगे हैं उन्होंने दे विचों ही किसी परसन नूं की होंदा है डिप्टी चेयरमैन की किया जाता है, इलैक्ट जो चूज किया जाता है उन्होंने द्वारा ही की होंदा है, उन्होंने विचों एक परसन जो होंदा है इलैक्ट किया जाता है, इलैक्टेड बाय राज्यसभा द्वारा ही किया जाता है, इलैक्ट किया जाता है फ्रॉम अमंग मैंबरस। अपने मैंबरस विचों ही की है, उन्होंने विचों एक ही मैंबर की होंदा है जो डिप्टी चेयरमैन होंदा है। तो डिप्टी चेयरमैन इज नॉट सबऑर्डिनेट ऑफ चेयरमैन।
ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਸਬ ਆਰਡੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਪੀਕਰ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਸ਼ਨਸ ਦੀ। ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਸ਼ਨ यानी कि लोक सभा ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਕਿ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਸ਼ਨਸ ਦੋਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਆਰਡਰਸ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਸ਼ਨਸ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਔਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਸ਼ਨਸ ਹੈਲਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅ ਬਿੱਲ ਪਾਸਡ ਬਾਈ ਵਨ ਹਾਊਸ ਇਜ਼ ਰਿਜੈਕਟਡ ਬਾਈ ਅਨਦਰ। ਤਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਸ਼ਨਸ ਕਦੋਂ ਹੈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਜੋ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੋ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਐਂਡ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜੋ ਹਾਊਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੀਜ਼ਨਸ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਉਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੈ ਦ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਮੇਡ ਬਾਈ ਦ ਅਦਰ ਹਾਊਸ ਆਰ ਨॉट ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਟੂ ਦ ਹਾਊਸ ਵੇਅਰ ਦ ਬਿੱਲ ਆਰਗੇਨਾइज्ड, यानी कि किसी हाउस द्वारा की ने जो अमेंडमेंट्स ने एक्सेप्टेबल ना होन तो उदों भी की है जॉइंट सैशन हैड किए जाते हैं। अदर हाउस डू नॉट टेक एनी एक्शन फॉर 6 मंथ्स ऑन अ बिल, कोई बिल है किसी हाउस द्वारा की है जो कि किया गया अगे सेंड किया गया, या जो सिस्टम होंगे ना बिल की होंगे अगे दी अगे प्रोसीड करता है, यानी कि पहला फर्स्ट हाउस को फिर सैकेंड हाउस फिर प्रेजिडेंट, इसके बाद की होंगे एक एक्ट बनता है। तो उस तरीके दे नाल की है अगर कोई बिल है यानी कि फर्स्ट हाउस द्वारा सैकेंड हाउस नू अगर भेज दिता गया है तो वो की है जो सैकेंड हाउस है वो उत्ते कोई रिएक्ट नहीं कर रहा, 6 मंथ तक उसने उस बिल नू इस तरीके दे नाल होल्ड कर रखा है, तो उस लिए भी की है जॉइंट सैशनस जो कि होंगे ने होल्ड होंगे ने। इसके बाद है जॉइंट सैशन इज़ प्रिसाइड ओवर बाय द स्पीकर ऑफ लोक सभा, एक किहदे द्वारा जो प्रिसाइड होंगे ने, जो लोक सभा का जो स्पीकर होंगे उस द्वारा। The deadlock over a bill is resolved by majority of the total numbers of the members of both the houses present and voting। उसके बाद वो बिल उत्ते वही प्रोसीजर होंगे है, वोटिंग वगैरह होंगी है, मेजोरिटी होंगी है, जो मेजोरिटी मिल जाती है जिस पार्टी को कह लो तो वो जो होंगी है वो की बन जाता है, एक बिल डिक्लेयर हो जाता है। सो फार जॉइंट सीटिंग हैव बीन हैल्ड थ्राइस इन अ हिस्टरी ऑफ इंडियन पार्लीमेंट। तो अपने इंडियन पार्लीमेंट दे विच कि हजे तक 3 बार की हो चुके हैं जॉइंट सैशनस जो कि ने इन्हां दी जो हुई है सिटिंग हुई है, ये हुई है सब तो पहला हुई 1961 दे विच, फिर 1978 दैन 2002। तो हुण तक कि ने 3 बार की जॉइंट सैशनस जो कि ने ऑर्गेनाइज होए ने 1961, 1978 ते 2002 दे विच। इसके बाद प्रोविजनस ऑफ जॉइंट सीटिंग इज़ एप्लीकेबल टू अ ऑर्डनरी बिल और अ फाइनेंशियल बिल ओनली एंड नॉट टू मनी बिल और द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बिल। तो यानी कि जॉइंट सीटिंग के किहदे लई जो होणगे बिल एप्लीकेबल किहदे लई एप्लीकेबल्स होणगियां, ओनली जो ऑर्डनरी नॉर्मल कोई बिल होएगा या कोई फाइनेंशियल बिल। तो मनी बिल नूं लैके यानी कि इहदे लई इह जिहा कोई ओह नहीं है कि जॉइंट सीटिंग्स होणगियां। तो ये चीज़ है। तो ये से अपने जॉइंट सैशनस जदों कि ये दोनों धिर या कह लो दोनों हाउसिस एंड की ने मिलते हैं उत्थे की उन्होंने गल होंगी है, तो वो की है उन्होंने जो की करता है प्रिसाइड कौन करता है, स्पीकर करता है। तो इन्होंने चीज़ों का ध्यान रखना है। तो किहड़ी गल उत्ते डिस्कशन होंगी है बिल्स के उत्ते या कोई एक्ट है वो उत्ते। तो हम की ने हुण तक 3 बार जो जॉइंट सैशनस हो चुके हैं, किहड़े ईयर दे विच होए ने ये चीज़ां ने। इसके बाद आपां गल करिए अगर सैशनस ऑफ अ पार्लीमेंट, तो पार्लीमेंट के जो मेन किहड़े सैशनस ने,
पार्लीमेंट के सैशनस जनरली जो कि 3 सैशनस होंगे ने, एक साल दे विच 3 सैशनस होंगे ने। बजट सैशन जदों बजट अपना बनता है पूरे साल का, ਇਹਦਾ जो होंगे पीरियड होंगे फैब टू मई, जिन्हों कि लॉन्गेस्ट सैशन भी बोला जाता है। इसके बाद होंगे मॉनसून सैशन, जो कि जुलाई टू सितंबर, ਇਹਦਾ ਟੈन्यूर इन्ना जो ਇਹਦਾ जो टाइम होंगे ये होंगे। इसके बाद होंगे विंटर सैशन, तो 3 बार जो कि है पार्लीमेंट के विच 3 मीटिंग्स होंदियां ने, 3 सैशनस है, बजट सैशन, मॉनसून सैशन एंड विंटर सैशन। ये जो है अपना नवंबर दिसंबर का 3 मीटिंग्स जो होंगे ने मीट्स। इसके बाद कि इनू कि शॉर्टेस्ट सैशन भी बोला जाता है, तो एक क्वेश्चन बनता है इत्थे शॉर्टेस्ट सैशन किनू क्या जाता है, लॉन्गेस्ट सैशन किनू क्या जाता है। तो मेनली जो 3 सैशनस ने किहड़े किहड़े, बजट सैशन, मॉनसून सैशन, विंटर सैशन, कि उहदा टाइम पीरियड है फैब टू मई, लॉन्गेस्ट बोलिया जाता है जुलाई टू सितंबर, नवंबर टू दिसंबर शॉर्टेस्ट सैशन। तो ये चीज़ है। इसके बाद की है इन्ना कोई भी जो सैशन है इन्होंने सैशनस के विच की 6 मंथ्स तो ज़्यादा की होना गैप नहीं होना चाहिए, यानी कि 6 मंथ तो ये नहीं है कि 6 मंथ तो की कोई सैशन हैल्ड ही ना हो। तो इन्हों के विच की है 2 अगर सैशनस है उन्होंने मैक्सीमम 6 मंथ तो ज़्यादा की होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगर गल करिए डिफरेंस बिटवीन लोक सब पावर्स ऑफ लोक सभा एंड राज्य सभा, तो लोक सभा तो राज्य सभा के विच दी जिहड़ी पावर्स ने उन्हां विच की डिफरेंसिस है उहदे बारे गल करांगे। differences between the power of Lok Sabha and Rajya Sabha। तो इन्हों के जो पावर्स ने लोक सभा को जो पावर्स ने ते राज्य सभा को जो पावर्स ने, इन्होंने दोनों की पावर्स के विच की फर्क है ये जानांगे आपां। तो सब तो पहला जो है मनी बिल, सारा ना पहला जो की है मनी बिल। जो मनी बिल है वो कित्थे इंट्रोड्यूस होंदा है, मनी बिल वो सिर्फ इंट्रोड्यूस होंदा है ओनली इंट्रोड्यूस इन लोक सभा, सिर्फ लोक सभा दे विच ही वो इंट्रोड्यूस होंदा है, राज्य सभा दे विच वो इंट्रोड्यूस नहीं होंदा। ठीक है जी। तो ये सारे नाल पहला ते मेजर डिफरेंस है कि जो मनी बिल है, अदरवाइज जो बिल है फाइनेंशियल बिल है जो कोई ऑर्डनरी होर बिल है वो की राज्य सभा के विच की हो जाता है इंट्रोड्यूस हो जाता है, बट ओनली मनी बिल ये की होंदा है सिर्फ लोक सभा के विच इंट्रोड्यूस होंदा है, राज्य सभा के विच इंट्रोड्यूस नहीं होंदा। द फाइनल पावर टू डिसाइड whether a particular bill is a money bill or not is a vested in a speaker of the Lok Sabha। हुण इसका फाइनल डिसीजन की होएगा कि जो यह बिल है वो मनी बिल है या नहीं, कोई बिल है वो जो है फाइनल डिसीजन किदा होएगा कि जो बिल है वो मनी बिल है या नहीं। यदी जो पावर होंदी है वो पावर किदे कोले होंदी है, स्पीकर कोल, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो कोई बिल है, कोई जो बिल है वो ऑर्डनरी बिल है, फाइनेंशियल बिल है, जो मनी बिल है वो किदे द्वारा फाइनल डिसीजन किदे द्वारा होंदा है, वो डिसीजन लैंदा स्पीकर। तो स्पीकर द्वारा जो कि डिक्लेयर होंदा है। इसके बाद है द स्पीकर ऑफ लोक सभा प्रिसाइड ओवर जॉइंट सीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ अ पार्लीमेंट। जो स्पीकर है, स्पीकर को की होंदी है पावर होंदी है कि अगर जॉइंट सीटिंग हैल्ड होनी है, जॉइंट सीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है दोवें हाउसेज की फॉर बोथ हाउसेज, तो वो कौन करेगा, वो स्पीकर करेगा। जॉइंट सीटिंग आप पहला गल करके हटे हैं, जॉइंट सैशन या जॉइंट सीटिंग्स, तो उन्होंने जो कि है कौन हो करेगा, हाउस स्पीकर की करेगा, प्रिसाइड करेगा। इसके बाद है रेजोल्यूशन फॉर द डिसकॉन्सिनेंस ऑफ द नेशनल एमरजेंसी कैन बी पास्ड ओनली बाय लोक सभा एंड नॉट बाय द राज्य सभा। जी की है नैशनल एमरजेंसी अगर लगती है तो वो डिसकॉन्टिनेंस जो भी है तो वो की है ये कौन पास करेगा, ये लोक सभा के पास होएगी, राज्य सभा के नहीं।
इसके बाद है राज्य सभा जो है कैन नॉट रिमूव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय पासिंग अ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। जिस तरीके दे नाल जो लोक सभा है ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ कि यह प्रेजिडेंट द्वारा कि डिजोल्व की जा सकती है, बट जो राज्य सभा है इनू की है एक तरीके दे नाल ये टैंपरेरी नहीं है, एक तरीके का परमानेंट होंदा है, तो इनू की है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नूं इहदे विचों कि एवें रिमूव नहीं जो है कि इनू रिमूव नहीं किया जा सकता। इसके बाद है दिस इज़ बिकॉज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ कलैक्टिवली रिस्पॉन्सिबल ओनली द लोक सभा बट द राज्य सभा कैन डिस्कस द क्रिटिसाइज द पॉलिसीज़ एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने वो की रिस्पॉन्सिबल कि लिए रिस्पॉन्सिबल ने लोक सभा ली, तो एक ही राज्य सभा की हो सकती है, ये की कर सकती है कोई भी जो एक्टिविटीज़ है जो कह दो पॉलिसीज़ ने वो की कर सकती है गवर्नमेंट द्वारा जो बनाई गई हैं, क्योंकि जो मेन गवर्नमेंट होंगी है तो लोक सभा ही होंगी है ना, क्योंकि वो अपने इलैक्टेड रिप्रजेंटेटिव्स होंगे जिन्हों की मेन गवर्नमेंट अपने वर्क करती है, वो मैंबरस होंगे हैं, तो उन्होंने द्वारा जी भी बनाई गई जो पॉलिसीज़ होंगे ने उन्होंने की कर सकते हैं, वो डिस्कस कर सकते हैं, उन्होंने की कर सकते हैं क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ है, ये जो मेजर डिफरेंसिस ने लोक सभा ते राज्य सभा की पावर्स दे विच। इसके बाद आप गल करते हैं लैजिसलेटिव प्रोसीजर इन अ पार्लीमेंट, तो इन्हों का जो कि प्रोसीजर है ये बारे गल करांगे। किवें यानी कि इन्हों का की प्रोसीजर हुंदा है। पार्लीमेंट विच इहदा की प्रोसीजर हुंदा है, इहदे बारे गल करते हैं। इन अ लैजिसलेटिव प्रोसीजर इज़ आइडेंटिकल इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लीमेंट। एवरी बिल हैज़ अ पास्ड थ्रू द सेम स्टेजेस इन ईच हाउस। अ बिल इज़ अ प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन एंड इट्स बिकम एक्ट और लॉ व्हेन डली इनैक्टेड। यानी कि जो कोई बिल है किस तरीके दे नाल इहदा प्रोसीजर चलता है, कोई बिल है यानी कि कोई बिल है वो बिल नूं की हुंदा है दोनों हाउसिस दे विच की कीता जांदा है, उहदे की कीता जांदा है, उहदे विच भेजा जांदा है। तो इसके बाद की है स्टेज वाइज स्टेज की करता है वो अगे मूव करता है, यानी कि कोई बिल है पहला फर्स्ट हाउस को ले गया, उसके बाद की है उन्होंने उन्होंने सही तरीके दे नाल जांचिया, उहदे विच कोई उन्होंने कोई वो नहीं लगे उन्होंने द्वारा कोई बिल बनाया गया, उसके बाद कि उन्होंने उन्होंने सैकेंड हाउस के कोल भेजा, सैकेंड हाउस ने कि उन्होंने रीड आउट किया, अगर उन्होंने की है कोई लग रही है प्रॉब्लम लग रही है तो दोबारा रिसेंड कर सकता है, तो अगर अदरवाइज कि 6 मंथ तो ज़्यादा की है उस बिल नूं की है होल्ड करके नहीं रख सकता। उसके बाद वह की काम होंगे जो उन्हें बिल उन्होंने रीड आउट कर लिया या वो कोई नहीं उन्होंने क्रिटिसाइज़ नहीं करना या वह सही है लग रहा तो वह की कर रहे अगे मूव करता उन्होंने प्रेजिडेंट के कोले, तो प्रेजिडेंट की करता प्रेजिडेंट फिर उस बिल नूं करता है वो द्वारा की है जिमें कि ये 6 मंथ तो ज़्यादा की है होल्ड नहीं करके रख सकता, तो प्रेजिडेंट को जो कोई प्रोविज़न नहीं है कि ओके 6 मंथ तो ज़्यादा उन्होंने होल्ड करके नहीं रख सकता, वो कोई फिक्स टाइम नहीं है, तो वो बिल नूं की करता है अगर उन्होंने कोई प्रॉब्लम लगती है तो उन्होंने रीसेंड करता है, अदरवाइज़ कि अगर वो द्वारा कि उस बिल नूं अप्रूवल मिल जाता है तो वो बिल की बन जाता कोई एक एक्ट या लॉ की होंगे डिक्लेयर हो जाता है। तो इस तरीके का प्रोसीजर है। इसके बाद की है बिल्स मे बी क्लासीफाइड अंडर 4 हैड्स, ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ बिल्स ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ क्लासीफाई किया जाता है 4 तरीकों के नाल। ਕਿਹੜੇ बिल्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ ऑर्डनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल एंड अमेंडेड बिल अमेंडमेंट बिल। तो ये जो कि ने क्लासीफाई किया जाता है बिल्स नूं 4 तरीकों के नाल 4 पार्ट्स दे विच। द लैजिसलेटिव प्रोसीजर ऑफ अ गवर्नमेंट बिल एंड प्राइवेट मैंबरस बिल इज़ अ सेम, मतलब कि उन्होंने जो कि बिल होंगे वो सेम होंगे, गवर्नमेंट बिल है चाहे प्राइवेट मैंबर बिल है वो की होंगे सेम होंगे। इसके बाद मनी बिल कैन नॉट इंट्रोड्यूस इन राज्य सभा, द अदर बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस इन अदर हाउसिस।
यानी कि ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਬਾਕੀ ਦੇ 3 ਬਿੱਲਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜੋ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। इसके बाद है एवरी ऑर्डनरी बिल हैज़ अ पासड थ्रू 5 स्टेजेस। तो जो कोई भी ऑर्डनरी जो बिल है उन्होंने अगे 5 स्टेजेस के विचों गुजरना पैंदा है। तो 5 स्टेजेस किहड़ियां ने, अगर कोई ऑर्डनरी बिल है उन्होंने जो की है बिल की होंगे 5 स्टेजेस के विचों गुजरना पैंदा है। तो सब तो पहला है फर्स्ट रीडिंग। तो उस बिल की की होंगी है, सब तो पहला फर्स्ट रीडिंग होंगी है, इसके बाद सैकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, इसके बाद जो 3 टाइम्स वो रीडिंग हो जाती है तो उस तो बाद वो जो बिल है अगली जो होंगे हाउस के विच जाता है, बिल इन सैकेंड हाउस। तो उस सैकेंड हाउस नूं जो किया जाता सेंड हो जाता है। इसके बाद है एसेंट ऑफ पार्लीमेंट सॉरी प्रेजिडेंट। तो ये 5 स्टेजेस के उत्तों गुजरना पैंदा है किसी ऑर्डनरी बिल नूं। उसके बाद की हुंदा है ये बिल यानी कि हुंदा है जो हुंदा वो इंप्लीमेंट हुंदा है। तो इंप्लीमेंटेशन से पहला की उन्होंने कि 5 स्टेजेस के उत्तों की पैंदा गुजरना पैंदा। पहला वो फर्स्ट रीडिंग होंगी है, फिर सैकेंड, फिर थर्ड, फिर वो बिल जो है सैकेंड हाउस को जाता है, फिर प्रेजिडेंट को जाता है। उस तो अप्रूवल तो बाद की होंगे बिल की होंगे इंप्लीमेंट होंगे। तो ये प्रोसीजर है। तो इस दी जो स्टेजेस है बिल की स्टेजेस बारे भी आप जान लें। तो सब तो पहला की है इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल। जो कह लो फर्स्ट जो होंगी फर्स्ट रीडिंग होंगी है बिल की, उत्थे होंगे इट इनवॉल्व्स इंट्रोडक्शन ऑफ बिल लाइक प्रोविजनस ऑफ द प्रपोजल लॉ accompanied by the statement of objects and reasons. Private members must give 1 month notice to introduce the bill। यानी कि जो बिल है ये एक तरीके की स्टेटमेंट है, ये डिक्लेयर होंगे इंट्रोड्यूस होंगे बिल नूं कि वो किस तरीके का कि स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजनस, एक तरीके की ये जो कि है स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजनस। इसके बाद क्या किसी प्राइवेट जो कि है प्राइवेट मैंबर ने जो कि है अपना बिल की करवाना है अगे की करवाना वो करना है तो उन्होंने इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि 1 मंथ पहला की करना पैंदा उन्होंने इंट्रोड्यूस करना पैंदा है। इसके बाद है आफ्टर द पब्लिश्ड इन अ गैजेट ऑफ इंडिया द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल एंड इट्स पब्लिकेशन इन अ गैजेट कॉन्स्टिट्यूट्स द फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल। द गैजेट ऑफ इंडिया द्वारा की होंगी है फर्स्ट रीडिंग होंगी है। इसके बाद आ जाती है सैकेंड रीडिंग। सैकेंड रीडिंग दे विच की हुंदा है इन अ सैकेंड रीडिंग प्रिंसीपल्स ऑफ द बिल्स आर डिस्कस्ड इन डिटेल। तो वो दे विच की हुंदी है सैकेंड रीडिंग विच हुंदी है प्रिंसीपल्स नूं की कीता जांदा है डिस्कस कीता जांदा है, डिस्कस्ड इन डिटेल। तो इन डिटेल दे विच की कीता जांदा उहनूं डिस्कस कीता जांदा है। एंड द ट्रेजरी एंड द अपोजिशन मैंबर गिव देयर व्यूज़ either in support or the opposition of the bill। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ऑब्वियसली कोई इंट्रोड्यूस हो रहा है बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है तो उत्थे कुछ ਉਹਦੇ सपोर्टर्स बैठे होंगे, कुछ ਉਹਦੇ ओपोजिशन वाले भी बैठे होंगे जो ਉਹਦਾ ओपोज करनगे। तो ਉਹਨਾਂ ਦੇ जो व्यूज़ ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, व्यूज़ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ व्यूज़ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। इसके बाद की होंगे द सैकेंड रीडिंग इज़ डिवाइडेड इंटू 2 स्टेजेस। जो सैकेंड रीडिंग है उन्होंने की अगे 2 स्टेजेस के विच डिवाइड होंगे। एक कंसिस्टिस ऑफ अ जनरल डिस्कशन ऑफ द प्रिंसीपल ऑफ द बिल्स एंड सैकेंड रिलेटेड द डिस्कशन ऑफ कॉजेज शेड्यूल्स एंड अमेंडमेंट्स। जो सैकेंड रीडिंग दे विच जो होंदी है जो डिस्कशन होंदी है 2 पार्ट्स दे विच होंदी है। पहली गल दे विच की होंदी है डिस्कस होंदी है कि ये प्रिंसीपल्स बिल के प्रिंसीपल्स के उत्ते गल की जाती है। तो दूसरी विच की होंदा है कि वो अमेंडेड वो अमेंडमेंट्स और शेड्यूल्स बारे उन्होंने बारे डिस्कशन होंदी है। इसके बाद होंगे इफ़ द बिल इज़ रैफर्ड टू अ सिलेक्टेड कमेटी और अ जॉइंट कमेटी
इट इज़ एक्सपैक्टेड टू गिव इट्स रिपोर्ट विद इन स्पैसीफिक डेट। यानी कि अगे की है जो ये बिल है ये सैकेंड रीडिंग विच अगर कोई बिल ਉਹਨੂੰ कि अगे रैफर किया जाता है किसी जॉइंट कमेटी या किसी कमेटी ਨੂੰ अगे की किया जाता रैफर किया जाता है तो अगे की करती है वो कमेटी की करनी है विद इन टाइम ਉਹਨੂੰ की करती है दोबारा यानी कि सबमिट करवाती है। तो सैकेंड रीडिंग दे काफ़ी जो प्रोसीजर है वो लंबा है। इसके बाद द बिल दैन अंडरगोज लॉन्ग डिस्कशन कॉज बाय कॉज एंड मे अंडरगोज सबसटैंशियल चेंजिस। तो वो की ने अगर कि कोई वो डिस्कशन बार बार जो हो ही रही है वो तो वो की है तो वो की कुछ ना कुछ फिर की चेंजिस लिया की लड़ पैंती है तो चेंजिस लिया जाते हैं। इसके बाद आ जाती है फर्स्ट रीडिंग हो गई सैकेंड रीडिंग हो गई इसके बाद आ जाती है थर्ड रीडिंग। तो थर्ड रीडिंग के होंगे थर्ड रीडिंग होंगी है फाइनल रीडिंग होंगी है। थर्ड रीडिंग तो बाद की होंगे जैसे फर्स्ट रीडिंग हो गई सैकेंड रीडिंग उसके बाद थर्ड रीडिंग जो फाइनल रीडिंग होंगी है उस तो बाद की होंगे जो बिल होंगे उन्होंने जो सैकेंड हाउस है उसनों की किया जाता है सेंड किया जाता है। तो पहला फर्स्ट रीडिंग हो गई सैकेंड रीडिंग हो गई इसके बाद वो बिल जाता है थर्ड रीडिंग के लिए ये फाइनल रीडिंग होंगी है। इट इज़ मोर और दैन द फॉर्मल अफेयर the debates is confined in a acceptance or the rejection of the bill. The bill is submitted to a vote of the house and has accepted or rejected इसके बाद यानी कि ये जो बिल है इसके बाद की किया जाता है इनू एक्सैप्ट करना है जो इसनू रिजैक्ट करना उस उत्ते की होंगी है थर्ड रीडिंग के बाद इसके बाद कि इन्होंने वोट के लिए भेजा जाता है हाउस के विच तो मेजोरिटी अगर मिल जाती है हाँ के लिए ताकि वो बिल की होंगे अगे यानी कि वो बिल बनता है अगे अगे प्रमोट किया जाता है। अगर कि होंगे उत्थे यानी कि होंगे वो रिजैक्ट हो जाता है तो बिल रिजैक्ट हो जाता है। इसके बाद की है यानी कि हुण की वो बिल मान लो अगर की हो गया सिलैक्ट हो गया तो इसके बाद की है वो बिल कित्थे जाता है बिल ऑफ बिल इन सैकेंड हाउस। सैकेंड हाउस के विच की किया जाता है उन्होंने सेंड किया जाता है। सैकेंड हाउस के विच उस बिल उत्ते फिर की हो जाती है गलबात होंगी है। आफ्टर द बिल हैज़ बीन पास बाय वन हाउस इट इज़ ट्रांसमिटेड टू अनदर हाउस दूसरे हाउस में ट्रांसमिट किया जाता है वेयर इट हैज़ टू पास थ्रू द सेम प्रोसैस। जिस तरीके दे नाल आपां पहले उहदे विच हाउस दे विच देखिया सी वो 3 रीडिंग तो गुजरदा है इहदे विच भी उस तरीके की यानी कि डिस्कशन होंदी है तो गुजरदा है। इहदे विच की है 4 ऑल्टरनेटिव्स होंदे ने इहदे विच एक इट मे पास द बिल एज अ सेंट द फर्स्ट हाउस एक ही होंगे या तो वो दो ऑप्शनस होंदियां ने कि या तो कि उस बिल नूं की सैकेंड हाउस की बिल नूं पास कर दे जा कि कर दे रीसेंड कर दे फर्स्ट हाउस नूं दोबारा। इसके बाद इट मे पास द बिल विद अमेंडमेंट्स एंड रिटर्न टू द विद अमेंडमेंट किसी अमेंडमेंट के तहत की है वो नाल के उस बिल नूं की है फर्स्ट हाउस नूं दोबारा की रीसेंड कर दे। इट मे रिजैक्ट द बिल यानी कि उन्होंने ये भी है कि वो बिल नूं की कर सकते रिजैक्ट भी कर सकते हैं। इट मे नॉट टेक एनी एक्शन एंड दोज कीप द बिल पेंडिंग। उसके बाद क्या हो सकता है कि वो बिल नूं की है वो कोई एक्शन ना लैन तो उसके बाद क्या उन्होंने इस तरीके के पेंडिंग दे विच रख देन। कहते इन केस बिल इज ऑल्सो पासड बाय द सैकेंड हाउस ऑन द फर्स्ट हाउस एग्रीज विद द अमेंडमेंट्स मेड बाय द सैकेंड हाउस द बिल इज सेंड टू द प्रेजिडेंट फॉर हिज असेंट। यानी कि हुण मान लो वो जो बिल है वो सारा कुछ जो है जो भी चेंजिस करने सी या जो कोई करना सी चाहे हुण सैकेंड हाउस ने दोबारा उन्होंने सेंड कर दिता तो कि अगर कि हुण वो बिल की है उस तरीके दे नाल अमेंडमेंट होके या उन्होंने भी वो एग्री हो रहे हैं इस बिल तो उस तो बाद वो बिल नूं की करते हैं अगे सेंड करते हैं प्रेजिडेंट नूं। तो यानी कि पहले हाउस के विचों सैकेंड हाउस तो बाद किहदे कोल जांदा बिल प्रेजिडेंट कोले। इन केस द बिल इज़ रिजैक्टेड बाय सैकेंड हाउस या फिर अगर कि केस की है रिजैक्ट कर दिता जाता है सैकेंड हाउस द्वारा और इट कैप्ट बाय द सैकेंड हाउस विद फॉर 16 months विदाउट एनी एक्शन और द फर्स्ट हाउस डिसएग्री विद द अमेंडमेंट सजेस्टेड बाय द सैकेंड हाउस आर डेडलॉक इज डीम्ड टू हैव टेकन प्लेस। यानी कि उसके बाद की अगर कि कोई जो है उसनों की ज़्यादा टाइम तक अगर होल्ड करके रखता है जाकि वो द्वारा की अमेंडमेंट नूं जो सजैसट जो सैकेंड हाउस ने जो अमेंडमेंट सजैसट किए वो नहीं हुई सी तो एक तरीके का जो केस जो है बिल है वो खैरिश हो जाता है। इसके बाद टू रिजोल्व द डेडलॉक इसके बाद कि हुण मान लो वो जो प्रॉब्लम सी ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ सॉल्व आउट कर दिता गया। द प्रेजिडेंट मे समन द जॉइंट सीटिंग ऑफ 2 हाउसेज अंडर आर्टिकल 108 यानी कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल
108 ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਸੀਟਿੰਗ ਹੈਲਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੁਆਇੰਟ ਸੀਟਿੰਗ ਦੋਨੋਂ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸੇ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। If the majority of the members present and voting at the joint sitting pass the bill, it is considered as passed by the both houses of a parliament and is sent for the president's assent। यानी कि अगर ज़्यादा मेजोरिटी मिल जाती है तो उसके बाद प्रेजिडेंट को ले जाता है। इसके बाद बिल दो प्रोसीजर तो गुजर चुके हैं, उसके बाद किहदे कोल जाता है वो बिल पास हो गया तो इसके बाद दोनों हाउसिस के कोल सैकेंड हाउस द्वारा कित्थे जाता वो प्रेजिडेंट कोल। एजेंट ऑफ द प्रेजिडेंट हुण प्रेजिडेंट के हाथ में होंगे उस बिल नूं लैके। हुण दोनों जो होंगे दोनों हाउसिस के विचों की बिल आ चुके हैं तो हुण वो बिल किहदे कोले आ चुके हैं प्रेजिडेंट कोले। हुण प्रेजिडेंट की उहदे कोले की ऑप्शनस होंदियां ने, प्रेजिडेंट की कर सकता है। ही मे असेंट टू द बिल यानी कि वो करदा अगे उस बिल दो की एक मतलब कि उन्होंने अपनी गवाही दे के या कह लो जो कि अगे उन्होंने एक्सैप्ट कर लवे। इसके बाद कह ले ही मे विद होल्ड हिज एसेंट यानी कि उसके बाद कि उसनू होल्ड करके भी रख सकता है वो। इसके बाद ही मे रिटर्न द बिल फॉर द रिकनसनट्रेशन ऑफ द हाउसिस यानी कि वो बिल नू की करता है दोबारा रीसेंड कर सकता है जो कि ने दोबारा उन्होंने की कर सकता रिटर्न कर सकता है बिल नू। तो वो कोल तीन ऑप्शनस ने, उन्होंने होल्ड करके रख सकता है, उन्होंने अगे पास कर सकता है या कि उन्होंने अगे बैक भी कर सकता है। तो ये तीन काम कर सकता है। इफ द प्रेजिडेंट गिव एसेंट टू द बिल इट बिकम एक्ट जे कि वो इनू की कर दिता है इनू एक्सैप्ट कर लेंदा है तो वो बिल की बन जाता है, इसके बाद एक्ट बन जाता है। तो इफ द प्रेजिडेंट विद होल्ड हिज एंड द बिल एंड्स दे जे वो बिल नू की होल्ड करके रखता है विद होल्ड करके रखता तो वो बिल की हो जाता है एंड भी हो जाता है। इफ द प्रेजिडेंट रिटर्न द बिल जे प्रेजिडेंट कहता वो बिल नू रिटर्न कर दिंदा है फॉर द रिकंडरेशन and it is passed again by both houses he have to give his assent after the second passage यानी कि उसके बाद की है फिर वही प्रोसीजर चल जाता है। मान लो प्रेजिडेंट ने की है वो बिल नू वापस कर दिता तो बिल के फिर तो दोबारा दोनों हाउसिस दे विच जाएगा, वही प्रोसीजर दोबारा चलेगा, फर्स्ट रीडिंग सैकेंड रीडिंग थर्ड रीडिंग फिर सैकेंड हाउस के कोले जाएगा, फिर वो सारा प्रोसीजर चलेगा, फिर कि वो प्रेजिडेंट को ले आएगा तो प्रेजिडेंट नू उस तो बाद की करना है वो मनना पड़ेगा। ये चीज़ है। Since the Constitution provides no time limit for the President to give his assent, he may keep the bill in his office without taking any action and prevent it from becoming an act। यानी कि President नू की है कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा की है और ये अधिकार भी है या कह लो कि उन्होंने की जिस तरीके के नाल आपां देखिया सी कि कोई भी जो हाउस है वो 6 मंथ्स तो ज़्यादा की है उसनू होल्ड करके नहीं रख सकता, उन्होंने पेंडिंग दे विच नहीं रख सकता। तो बट प्रेजिडेंट नू यह जो कुछ नहीं है, उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं रखी गई कि वह की है इन्ना टाइम जो है कि कुछ जवाबदेह नहीं है इस चीज़ के लिए। तो ये चीज़ां ने ये अपने जानिया जो कि एक की प्रोसीजर होंगे एक बिल कोई ऑर्डनरी बिल है वो किस तरीके के नाल एक्ट विच आंदा है तो उन्होंने 5 स्टेजेस के विचों गुजरना पैंदा किवें किवें जो प्रोसीजर है ये बारे आप जानिया। इस दे बाद आप जानते हैं कंसोलीडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो कंसोलीडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक ही चीज़ है। कंसोलीडेटेड फंड यानी कि it is a fund to which all the receipts are credited and all payments are debited in ठीक है जी। तो सारे जड़े जो ने फंड्स के ने जो रिसिप्ट होंगे ने क्रेडिट्स एंड ऑल पेमेंट्स सारिया जो पेमेंट्स ने उन्होंने की कहते हैं कंसोलीडेटेड फंड दे विच आंदियां ने। हुण ये फंड किधरों किधरों किवें किवें आंदा है इस बारे गल करांगे आपां। ये बारे गल की गई है आर्टिकल 266 दे विच। 266 आर्टिकल जो कि इस बारे गल करदा है ऑल रिवेन्यू रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कंसोलीडेटेड फंड की है सारा रिवेन्यू जिन्हें भी आमदन रिसीव की जाती है रिसीव्ड बाय वो कंसोलीडेटेड फंड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑल द लोन्स raised by government by the issue of treasury bill, loans or ways and means of advantages
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਾਰਾ ਜੋ ਰਿਵੈਨਿਊ ਜੋ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਲੋਨਸ ਹੈ ਉਹ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਟਰੈਜ਼ਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੇਜ਼ ਉਹ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਨੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ, ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। all money received by government in repayment of loans from the consolidated fund of India। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੀਪੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਨਸ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਿਵੈਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। all the legally authorized payments on behalf of the government are made out of this fund। no money out of this fund can be appropriate एक्सेप्ट द अकॉर्डिंग विद द पार्लीमेंट ला। तो पार्लीमेंट ला तो बिना किए कोई भी जो इसकी जो मनी है वो की हो सकती है, एप्रोप्रीएट नहीं होएगी मनी। तो ये चीज़ा ने कि मनी होंगी है ऑल रिवैन्यूज़ जी कि रिसीव होंगी है गवर्नमेंट द्वारा, कोई लोन्स वगैरह ने या जो भी कि रीपेमेंट होंगी है, कोई लोन किसी ने दिता उन्हें जो रीपे किया तो उस उत्ते जो इंटरस्ट मिलिया तो वो कंसोलीडेटेड फंड के चला जाता है। तो इस तरीके के नाल कि कंसोलीडेटेड फंड ऑफ इंडिया जिहदे बारे कि आर्टिकल 2266 के विच लिखा गया। इसके बाद है कॉन्टीजेंसी ऑफ फंड ऑफ इंडिया। कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया ये फंड किहड़ा हुंदा है, ये फंड लाइक कंट्री दे विच कोई एमरजेंसी दी कंडीशन लगी, कोई डिजास्टर्स आ गए तो ये फंड उहदे लई रखिया जांदा है। इहदे बारे जो गल करदा है आर्टिकल 267 बारे इहदे विच गल कीती जांदी है। ये किहड़ा फंड हुंदा है, फंड नॉट फाउंड, यानी कि मान लो कोई एमरजेंसी की कंडीशन आ गई या कोई डिजास्टर्स आ गया, कोई इस तरीके की इन्वायरमेंटल कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसके लिए की है इनू एक तरीके की एमरजेंसी के लिए की होंगे जिस तरीके के नाल आपां करते हैं ना, जो कि है एमरजेंसी के लिए कई बार होंगे कुछ मनी का कुछ पार्ट की आप सेव करके रखते हैं कि कोई कुछ विकल जो कि फ्यूचर के लिए सेव करके रखते हैं। तो उस तरीके के नाल हुंदा है गवर्नमेंट द्वारा भी हुंदा है अमाउंट का कुछ जो उन्होंने जो भी हुंदा पूरा मनी हुंदी है उहदे विच कुछ पार्ट की हुंदा उहनूं कंजर्व करके रखा जाता है फॉर द इस तरीके के पीरियड्स लाइक कोई एमरजेंसी लग गई या कोई डिसीज़ काफ़ी सैपरेट हो गया तो इस तरीके या कोई डिजास्टर्स आ गए तो उस तरीके के लिए जो मनी नूं थोड़ा की है कैप्ट करके रखा जाता है तो वो जो मनी हुंदी है इस फंड दे विच आंदी है। इसके बाद आती है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। तो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया ये बारे लिखा हुआ है आर्टिकल 26 के विच ही है 26 दे विच की सी पहला अपने जो गल की सी कंसोलीडेटेड फंड की तो आर्टिकल 266 ब्रैकेट दे विच 2 है तो ये गल की है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। तो ये की होंगे इट कहते जो है आर्टिकल प्रोवाइड्स ऑल पब्लिक मनी रिसीव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया or the government of the state shall be credited to a public account of India or the public account of the states as a case may be। This account is operated via executive action and payment from it do not need parliamentary approval। यानी कि इस जो पब्लिक अकाउंट के जो पैसा होंगे ये अगर इनू किते की करना है खर्च करना है तो ये उत्ते जो ये उत्ते कौन वर्क करता है, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट जो होंगी अपनी ओदा इनू की करती है जनरेट करती है। तो उसके बाद की है उन्होंने की है अगर इस बिल के थ्रू की है कोई काम करना है ठीक है जी तो वो लिए की है उसनों की है पार्लीमेंटरी जो कह लो एक तरीके की जो कि इनू अप्रूवल की नीड नहीं होंगी तो वह की कर सकता डायरैक्टली इसका की कर सकता यूज़ कर सकता है। मनी इन दिस अकाउंट इंक्लूडड ये कि मनी आती है इस विच आती है अकाउंट इंक्लूडड प्रोविडेंट फंड डिपोजिट सेविंग बैंक डिपोजिट्स एंड रेमिडेंसिस। तो इस तरीके की जो होंगी है उसों की होंगी है मनी जनरेट होंगी है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के तो जिदे उत्ते की होंगे जिन्हों कंट्रोल कर सकती है एग्जीक्यूटिव। इसके बाद कि इनू की पार्लीमेंटरी जो कि अप्रूवल की नीड नहीं होंगी, नो नीड ऑफ
पार्लीमेंटरी अप्रूवल की जो नीड नहीं होंगी। तो ये सी जो आपने कुछ फंड्स के बारे गल की। इस दे बाद गल करते हैं कमेटीज़ की। आपने पिछे जे गल की सी कि जो कि है स्पीकर की कर सकता है, जो पार्लीमेंटरी कमेटीज़ ने उन्होंने जो की कर सकता है, उन्होंने चेयरमैनस नूं की कर सकता है, खुद अपॉइंट करता है। तो वो कमेटीज़ का की सिस्टम होंदा है, वो बारे आप गल कर लें। तो ये जो कमेटीज़ होंदियां ने, द कमेटीज़ हैव बीन created so that members of a parliament can discuss and debate on a working of the certain departments of the government। यानी कि कमेटीज़ का की सिस्टम होंदा है, कमेटीज़ क्यों जो कीती जांदी क्रिएट कीती जांदियां ने, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ जो पार्लीमेंट के जो मैंबर्स होंदे ने वो डिस्कस करते हैं या डिबेट्स करते हैं गवर्नमेंट द्वारा जो भी बनाए गए होंदे उन्हां दे वर्क के उत्ते की कर सकते हैं, डिस्कस करते हैं तो डिबेट्स करते हैं। कमेटीज़ का सिस्टम की होंदा है, ये की कर सकते हैं डिस्कस, ये डिस्कस करते हैं एंड डिबेट्स ऑन द वर्क्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जो भी काम वगैरह होंगे ने वो डिस्कस करते हैं तो डिबेट्स करते हैं। इसके बाद मोस्ट ऑफ द कमेटीज़ फंक्शंस अंडर द डायरैक्शन ऑफ स्पीकर एंड आर इजेंशली कमेटी ऑफ द लोक सभा। तो जी मोस्ट ऑफ जो कमेटीज़ होंगे लोक सभा दी होंदियां ने, तो इन्हों जो की करता है, इन्हों फंक्शन की इनू डायरैक्शन कौन प्रोवाइड करता है, ऑबवियसली स्पीकर। तो इस कमेटीज़ के जो चेयरमैन ने उन्होंने भी कौन अपॉइंट करता है, स्पीकर। इसके बाद है कमेटीज़ आर क्लासीफाइड अंडर टू जो है टू हैड्स दे विच जो कि कीती जांदी इहनूं क्लासीफाई किया जाता है। पहली स्टैंडिंग कमेटी, जो कमेटीज़ ने कमेटी नूं दो कैटेगरीज़ दे विच क्लासीफाई किया जाता है। सब तो पहला आ जाती है अपनी स्टैंडिंग कमेटी, इसके बाद आ जाती है एडहॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी बारे जानते हैं। तो स्टैंडिंग कमेटी के की होंगे अगे ये भी कुछ कैटेगरीज़ ने जो सिर्फ सिंपली जान लें आप। ये होंगी है स्टैंडिंग कमेटी के आ जाती है, इन्हों कैटेगरीज़ ने कमेटी ऑफ इंक्वायर्स, कमेटी टू जो है फाइनैंशियल कमेटी, कमेटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव करैक्टर्स या कमेटी डीलिंग विद प्रोविजनस ऑफ फैसिलिटी टू द मैंबर्स। तो इस तरीके की जो कमेटीज़ ने आंदियां ने किहड़ियां हैं स्टैंडिंग कमेटी के विच, कमेटी टू इंक्वायर्स, कमेटी फाइनैंशियल कमेटी, कमेटीज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव करैक्टर्स, कमेटीज़ डीलिंग विद प्रोविजन ऑफ फैसिलिटी टू द मैंबर्स। तो इस तरीके की कमेटीज़ होंदियां ने। इसके बाद आ जाती है फाइनैंशियल कमेटीज़। तो ये की गल होंदी है, तो फाइनैंशियल कमेटी ऑफ पार्लीमेंट्स ये किहड़ियां कमेटियां होंदियां ने, एस्टीमेट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग एंड 24 डिपार्टमेंटल रिलेटेड कमेटीज़। तो इस तरीके की जो कमेटीज़ ने जो फाइनैंशियल कमेटीज़ हैं। इसके बाद ने द पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये फाइनैंशियल कमेटी के गल आई पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो इस बारे गल करते हैं। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी फर्स्टली जो सैटअप हुई सी 1921 दे विच हुई सी। पब्लिक अकाउंट कमेटी first time held in 1921 under provision of the Government Act of 1919। तो 1919 का जो गवर्नमेंट एक्ट सी ओदे अंडर की सी ये जो सी कमेटी फॉर्म हुई सी। इस दे विच की सी टोटल 12 मैंबर्स सन, जिहदे विचों 15 लोक सभा दे सी ते 7 राज्य सभा। सिंस 1967 a convention has developed whereby the chairman of the committee is selected invariably from the opposition, यानी कि opposition तो चुनिया गया। इसके बाद है origin of the estimate committee। हुण estimate जो कमेटी है which is the part of financial committee। तो इसनूं जो कि किस तरीके दे नाल की किया जाता है, इहदा origin बारे जानते हैं। The origin of the estimate committee can be traced to standing financial committee सैटअप 1901 ਉਹਦੇ द्वारा ही ट्रेस किया जाता है। जिस तरीके दे नाल अपनी जो 1901 ਦੇ ਵਿੱਚ फाइनैंशियल कमेटी सैटअप हुई ਉਹਦੇ द्वारा ही ट्रेस होंदा है। इसके बाद फर्स्ट जो एस्टीमेट कमेटी सी ये सैटअप हुई सी 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟ ਕਮੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਮੈਂਬਰ ਸੀ, 15 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ, 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਲਡ ਹੋਈ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸੀ, ਟਰੇਸ ਟੂ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਸੈਟਅਪ 1921 ਤੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਸੈਟਅਪ ਹੋਈ, 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1921 ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਵਿਊ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਜੋ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਸੈਟਅਪ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 30 ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਕਿਹੜੇ ਸਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ, ਕੁਛ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸੀ, 15 ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸੀ ਤੇ 7 ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸੀ। ਬਟ ਜੋ ਇਹ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਮੇਟੀ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਡ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ 30 ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਤੇ 30 ਦੇ 30 ਮੈਂਬਰ ਕੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਅ ਪਬਲਿਕ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਵਾਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਇਨ 1964। ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਦ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਪਬਲਿਕ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਸ ਵਾਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਇਨ 1964 on the recommendation of the Krishna Menon Committee। किससे अंडरटेकिंग किहदे द्वारा जो हुई, किहदे रिकमेंडेशन दे उत्ते हुई, 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੈਨਨ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ। ਇਟ ਹੈਜ਼ 22 ਮੈਂਬਰਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 22 ਮੈਂਬਰਸ ਹਨ, 15 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਤੇ 7 ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ। ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਪਬਲਿਕ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਪਬਲਿਕ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ, ਕਿਹਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਈ ਸੀ, ਕਿਹਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੈਨਨ ਕਮੇਟੀ। ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚ, 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂਬਰਸ ਕਿੰਨੇ ਸੀ, 22 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ, 15 ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ, 7। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, 17 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਰਿਲੇਟਡ, ਜੋ ਕਿ 17 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰਮ ਹੋਈ। ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 1900 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ 1904 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, 7 ਮੋਰ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਵਰ ਸੈਟਅਪ, ਦੋਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਟੋਟਲ 24 ਕਮੇਟੀਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਟ ਐਜ਼ ਆਫ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਟੂਡੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਨੇ, ਟੋਟਲ 24 ਜੋ ਕਿ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 24 ਕਮੇਟੀਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਨੇ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੈ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਆਰ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ ਦਾ ਕਮੇਟੀ ਐਕਸੈਪਟ ਆਫ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਮੇਟੀ। यानी कि इस दे बाद के जो राज्य सभा के जो मैंबरस ने वो की ने शामिल होंगे ने कमेटीज़ दे विच, सिर्फ एक कमेटी नूं छड्ड के वो कमेटी किहड़ी है, एस्टीमेट कमेटी। आप एस्टीमेट कमेटी की गल कर चुके हैं कि उहदे विच सारे मैंबरस लोक सभा दे सी। तो एस्टीमेट कमेटी, सिर्फ एस्टीमेट कमेटी जो है इसनूं छड्ड के इहदे विच की है, no राज्य सभा member can participate, सभा's member can included। यानी कि सिर्फ एस्टीमेट कमेटी यह जी कमेटी है जिहदे विच कि राज्य सभा के जो कि मैंबर इनकलूड नहीं होंगे। अदरवाइज जिन्हें भी कमेटीज़ बारे आपने गल की है, चाहे वो फाइनेंशियल कमेटी है, चाहे वो की है पब्लिक जो है एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी है, तो उन्होंने सारी कमेटीज़ के विच की ने, स्टैंडिंग कमेटी के विच सारी कमेटीज़ के विच की ने जो मैंबरस ने लोक सभा के भी ने तो राज्य सभा के भी ने। कली एस्टीमेट कमेटी है जी जिहदे विच कि राज्य सभा का जो कि मैंबर नहीं इनकलूड। आप गल की सी कि जो एस्टीमेटेड सी इहदे विच की सी फर्स्ट सैटअप हुई 1950 दे विच किहदे ट्रेसिंग के थ्रू, पब्लिक अकाउंट कमेटी के थ्रू, जिहड़ी 1921 दे विच फॉर्म हुई सी। ते उहदे विच की सी 30 मैंबर सी ते 30 दे 30 मैंबर्स कौन सन, सारे दे सारे जो मैंबर सी लोक सभा दे सी। ते ये सी अपना जो पार्लीमेंट, अज आप पार्लीमेंट के बारे जो है जाने। तो ये बाद की है अपना नैक्सट टॉपिक होएगा पार्लीमेंट बारे, जो सी तुहाडा अज अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। इस दे बाद जो कि है प्रेजिडेंट या चीफ मिनिस्टर्स ये सारिया जो चीज़ा ने, गवर्नर वगैरह जो स्टेट लैजिस्लेचर, ये सारिया चीज़ा की है अपन नैक्सट टॉपिक्स दे विच नैक्सट क्लासिस दे विच करांगे। तो अज अपना जो कि है पार्लीमेंट जो अपना टॉपिक सी उन्होंने आप कवर अप कर चुके हैं। तो अज लिए कि अपना इन्ना ही है, इसके बाद अपन नैक्सट लैक्चर दे विच देखांगे। तो अज लिए इन्ना ही, थैंक यू।